आज के समय में ऑलमोस्ट हर घर में आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिनको डायबिटीज़ है। ये डायबिटीज़ की कंडीशन डेवलप कैसे होती है, आज वो हम बात करने वाले हैं। तो हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उस फूड को शुगर के फॉर्म में ब्रेक करता है, यानी ग्लूकोज के फॉर्म में, और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाता है, यानी हर एक अंग तक पहुंचाता है और उस ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करता है। तो अब ये पॉइंट है कि हमारे ब्लड के थ्रू जो पहुंचाता है वो पहुंचाने का काम करता कौन है हर सेल्स में, तो वो काम करता है इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज। तो जब भी हमारा फूड जब ब्रेक होता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये इंडिकेशन देता है पैनक्रियाज को कि अब हार्मोन प्रोड्यूस करो, अब इंसुलिन प्रोड्यूस करो। तो डायबिटीज़ की कंडीशन डेवलप कैसे होती है? तो पहला जो कंडीशन है वो है टाइप 1 डायबिटीज़। उसमें क्या होता है कि पैनक्रियाज या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता है या इतना कम मात्रा में करता है जिसका यूज़ हो ही नहीं सकता है, तो उस केस को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। इस कंडीशन को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है और ये एक्चुअली इसके परसेंटेज बहुत कम है। जो मोस्टली डायबिटिक्स 100% अगर डायबिटिक पीपल हैं उनमें से 5 या 10% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और 90 to 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ है क्या? टाइप 2 डायबिटीज़ वो है जिसमें पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रहा है बट उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, हमारे ब्लड के थ्रू वो सभी अंगों में पहुंचा नहीं पा रहा है, तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और ऑलमोस्ट 100% जो डायबिटिक पीपल में से 90 to 95% जो लोग हैं वो टाइप 2 से ग्रसित हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ पे वर्क किया जा सकता है अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं। तो अगर आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है तो उस वज़न को कंट्रोल करके अपना वेट कंट्रोल कीजिए, वेट को लूज़ कीजिए। सेकंड है, आप अच्छे हेल्दी खाना खाने की आदत डालिए। एंड तीसरा है, आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। इसके लिए आप रेगुलरली वॉक भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। और जो तीसरा टाइप है वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी ये डायबिटीज़ उस वक्त होता है जब, और जो तीसरा टाइप है डायबिटीज़ का वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको होता है और डिलीवरी के बाद ये डायबिटीज़ ठीक भी हो जाता है। ये टेम्पररी होता है, इसलिए उस वक्त डॉक्टर सलाह देते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में भी आप एक्टिव रहिए, आप फिजिकली एक्टिव। और एक और कंडीशन होती है डायबिटीज़ की, वो है प्री डायबिटीज़। ये उस कंडीशन में होती है जब हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई तो होता है लेकिन इतना हाई नहीं होता है कि उसे टाइप 2 डायबिटीज़ में काउंट किया जा सके, यानी आप डायबिटीज़ की शुरुआती टाइम में हैं। अगर आप इस वक्त अपना खान पान, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, अब फिजिकली एक्टिव, इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान दें तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा नहीं है। इसलिए कहा भी जाता है हो सके तो हर 4-5 महीने में अपनी शुगर की जांच ज़रूर कराएं। आपको पता चलेगा कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं या फिर नहीं। अगर आ गए हैं प्री डायबिटिक कंडीशन में तो आप इस पर वर्क करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ आसन करते हैं, कुछ योगासन करते हैं और उस योगासन के साथ हम एक प्राणायाम भी करेंगे क्योंकि वो भी डायबिटीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। प्राणायाम में आप कर सकते हैं कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये कमाल का प्राणायाम है। इसमें अगर कोई भी जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, इनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम कपालभाति से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप पद्मासन की स्थिति में बैठ जाइए। अगर पद्मासन की स्थिति में नहीं बैठ पा रहे हैं तो अर्ध पद्मासन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन में एक पैर ऊपर रहेगा और एक पैर आपका ऐसे नॉर्मल रहेगा। ये हो गया अर्ध पद्मासन। और पद्मासन की स्थिति होती है कि ये भी आप ऐसे कर लें। ये हो गया आपका पद्मासन की स्थिति। अगर पद्मासन अर्ध पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, सिंपली ऐसे।
तो सबसे पहले हम ये पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आपकी जो ये पीठ होगी वो सीधी होगी, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं, आराम में रहिए लेकिन स्ट्रेट रहिए, आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। और आप वायु मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। ध्यान मुद्रा जो होता है वो ये है, आप तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर और अंगूठा दोनों कैसे पकड़ते हैं। और वायु मुद्रा जो होता है वो अगर आप तर्जनी उंगली जो है यानी इंडेक्स फिंगर जो है वो बेस, यहाँ पे इस अंगूठे के बेस के पास करते हैं, तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका वायु मुद्रा। तो इस मुद्रा में ऐसे करेंगे हम। और वायु मुद्रा, ये मुद्राओं का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो हमारी पांचों उंगलियां हैं ये पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो हमारा अंगूठा है वो अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। जो हमारा तर्जनी उंगली है यानी इंडेक्स फिंगर है वो वायु का प्रतिनिधित्व करती है, वायु तत्व का। एंड जो हमारा मध्यमा है, जो हमारी मिडिल फिंगर यानी मध्यमा है वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी जो अनामिका उंगली है यानी रिंग फिंगर जिसको कहते हैं वो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है, पृथ्वी तत्व का। एंड जो हमारी जो कनिष्क उंगली है यानी लिटिल फिंगर है वो जल का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से ये पांचों तत्व हमारे उंगली, ये हमारे पांचों उंगली पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। तो सबसे पहले हम वायु मुद्रा में अपनी इस हाथ को ऐसे करेंगे, ठीक है। जो हमारी ये तर्जनी उंगली है इसको बेस में, दिख रहा होगा, ये अंगूठे के बेस में, और इसको ऐसे रखते हैं। तो इस फॉर्म में हम कपालभाति की वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा में बैठ के हम सबसे पहले जो अपनी सांस जो है उसको बाहर छोड़ेंगे। इसमें हम सांस को नाक के थ्रू बाहर छोड़ते हैं, और अगर बाहर छोड़ने के क्रम में हमारा जो पेट है वो अंदर की ओर जाता है, जैसे ऐसे। कपालभाति में जो है आपका पूरा ध्यान सांस छोड़ने पे होना चाहिए। जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे अपने नाक के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू, तो आपका पेट जो है वो अंदर की ओर जाएगा, और ऐसे। इसमें आप सांस लेने पे ना कॉन्सेंट्रेट करके सांस छोड़ने पे कीजिए, ऐसे। जिस प्रकार से आप छींकते हैं तो आप सांस बाहर निकालते हैं, सांस आपके नाक से बाहर जाता है और पेट अंदर की ओर जाता है, इसमें आपका भी वैसे ही होगा। इसे आप या तो स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। स्लो कर सकते हैं जैसे ऐसे, झटके से आपका पेट अंदर जाएगा, और फास्ट कर सकते हैं। ये आपका फास्ट हो गया। तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ये है कपालभाति। इसकी आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, और कम से कम 10 से 15 मिनट तो ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके शुगर के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके हार्ट के प्रॉब्लम्स के लिए। तो इसको ज़रूर कीजिए। एंड जो दूसरा प्राणायाम वो करेंगे वो है अनुलोम विलोम। वायु मुद्रा में बैठ के आप इस नॉस्ट्रिल को पकड़ के आप इस नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, और वो बहुत ही गहरी और लंबी सांस होनी चाहिए, ऐसे। होल्ड कीजिए सांस को, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे इस नाक को बंद कीजिए, और जो सांस को ब्रीद आउट कीजिए, एक्सहेल कीजिए, वो भी स्लो प्रोसेस में, ऐसे। इसी को कंटिन्यू कीजिए। जो सांसों का है ब्रीदिंग और ब्रीद आउट, ये काफी स्लो होना चाहिए। जितना स्लो आप सांस लेंगे उतना बेनिफिशियल है ये। तो ब्रीदिंग ब्रीद आउट स्लोली कीजिए और लंबी सांस लीजिए, ऐसे वायु मुद्रा में बैठ के। फिर जिस नाक से आप सांस छोड़ रहे हैं उसी नाक से फिर सांस लीजिए एंड
दूसरे वाले नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए एंड फिर उसी से सांस वापस लीजिए एंड फिर दूसरे नॉस्ट्रिल में सांस छोड़िए एंड देन फिर सांस लीजिए। तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। इस अनुलोम विलोम को आप 10 से 15 मिनट रोजाना कीजिए, रेगुलरली कीजिए। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके शुगर कंट्रोल में, डायबिटिक में, किडनी प्रॉब्लम में, स्टमक प्रॉब्लम्स में, इस सारे में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम। अब नेक्स्ट ये तो डायबिटीज वालों के लिए सबसे जो रामबाण जो आसन है वो है मंडूकासन। मंडूकासन हमने पहले के भी वीडियोस में हमने कर रखा हुआ है, फिर से आपको बता रही हूँ कि मंडूकासन कैसे करते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठिए। वज्रासन कैसे बैठना है? ऐसे, ठीक है। पीछे जो है आप दोनों पैरों को ऐसे करके बैठ सकते हैं। ये एक अंगूठे को दूसरे के ऊपर और ये बीच में गैप रहेगा, आप उस पे बैठिएगा ऐसे कंफर्टेबली। अगर आपके एंकल में प्रॉब्लम हो रहा है, एंकल में पेन हो रहा है, तो आप इसके नीचे कोई भी कपड़ा फोल्ड करके थोड़ा सा रख लीजिए, जैसा हमने पहले बताया था। तो हम ये मंडूकासन की स्थिति में ऐसे बैठेंगे, वज्रासन की स्थिति में बैठने वाले हैं। और जो दोनों हाथों को है यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, या फिर मुट्ठी भी बांध सकते हैं, ये दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ऐसे करने की प्रैक्टिस है और आगे की तरफ झुकिए, ये पेट को आपका अपने आप अंदर दबेगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे रखिए एंड ये नीचे की ओर दबाइए, सांस लेते हुए नीचे जाइए। होल्ड कीजिए और सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। वापस से सांस लेते हुए, सांस गहरी होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए ब्रीदिंग। नीचे की ओर जाएंगे। इस मुद्रा में आप थोड़ी देर कुछ सेकंड्स पॉज करेंगे। यहाँ पे हो सके तो सांसों को रोक कर भी रख सकते हैं। एंड वापस से सांस छोड़ते हुए ऊपर नॉर्मल पोजीशन में आना है। योगा बहुत ही स्लो प्रोसेस है, आप स्लोली उठिए, स्लोली झुकिए, ठीक है। फिर से करेंगे इसको रिपीट। ये हो गया आपका मंडूकासन। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये जो मंडूकासन है या डायबिटिक वालों के लिए बहुत ही कमाल का आसन है। आप अगर प्राणायाम करते हैं जिसमें कपालभाति और अनुलोम विलोम और मंडूकासन, सिर्फ अगर ये भी करते हैं, रोज करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है डायबिटीज वालों के लिए। और ये साथ ही साथ है आपके बेली फैट को भी रिड्यूस करता है। तो चलिए नेक्स्ट आसन जो हम करते हैं जो डायबिटीज में हेल्पफुल होता है वो है योग मुद्रासन। हालांकि ये हमने पहले भी कर रखा है। योग मुद्रासन में आप पद्मासन की स्थिति में बैठ जाइए। पहले पैर को ऐसे, दूसरे को ऐसे, ठीक है। पद्मासन में नहीं हो रहा है तो आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो आपका हेड होगा, जो फोरहेड होगा, वो यहाँ जमीन पर टच होगा। अगर नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, जितना होगा उतना ही कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए ग्रेजुअली। ये आपका चलिए 1 वीक में नहीं हुआ, 2 वीक में नहीं हुआ, 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते रहिएगा।
तो इसमें जो है हमारा आप हाथ या तो पीछे रख सकते हैं या फिर आगे की ओर भी ऐसे पर्वतासन की पोजीशन में आगे भी रख सकते हैं। आगे मैंने पहले बताया हुआ, आज मैं पीछे करके करती हूँ, ठीक है। ऐसे फोरहेड को जमीन में सटाइए और ये सांस लेते हुए आगे बढ़ेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, ठीक है। ये शुरू में थोड़ा, इसको मैं आपको साइड से करके बता रही हूँ कि कैसे करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। आप ये जस्ट सिंपली छोड़ दीजिए इन हाथों को पीछे ऐसे, और ये आगे की तरफ। आपका जो फोरहेड है वो जमीन पे टच होगा। सांस लेते हुए आगे जाइए। और ये वापस सांस छोड़ते हुए नॉर्मली, फिर गहरी सांस लेते हुए स्लोली ब्रीदिंग, फिर ब्रीद आउट। तो ये हो गया आपका योग मुद्रासन। और ये ध्यान रखिए कि आपका पोस्चर जो है वो सीधा होना चाहिए। सीधा आप बैठने की आदत डालेंगे तो ये धीरे धीरे। अब जो नेक्स्ट आसन हम करने वाले हैं वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसे कैसे करते हैं आप देखिए, दोनों पैरों को फैला, मत्स्येंद्र आसन। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस पैर को, जो हमारा लेफ्ट लेग है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा राइट लेग है उसको दूसरे पैर के इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। आप या तो इसे स्ट्रेट रख सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे मोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसे ऐसे हमने मोड़ लिया, इसे स्ट्रेट, और इस हाथ को, अपना जो लेफ्ट हाथ है वो राइट पैर के इस तरफ, यहाँ पे आप जमीन पे टच करेंगे और ये जो हाथ होगा यहाँ पे। इसे कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट, स्लोली स्लोली, बहुत ही स्लो प्रोसेस होना चाहिए। ब्रीद इन, वापस से इसी को हम दूसरे पैर से स्टार्ट करेंगे। वापस नॉर्मल ऐसे खोल दिया। पहले हमने इस पैर को इधर लाया था, अब लेफ्ट वाले पैर को राइट साइड में रखेंगे ऐसे, ठीक है। इसको फोल्ड करना है इस तरफ, और ये जो हमारा हाथ है ऐसा होना चाहिए, गर्दन इस तरफ सीधी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्लोली स्लोली, गहरी सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है। इस पोजीशन में आप कुछ सेकंड्स पॉज कीजिए, हो सके तो 30 सेकंड्स तक तो रहिए, एंड वापस नॉर्मल पोजीशन में। इसी को आप रिपीट कर सकते हैं 4 बार, 5 बार, 10 बार, कितने बार भी कर सकते हैं। इसका एक और वेरिएशन है, आप या तो इस पैर को इस तरफ न ले जाके सिर्फ इस तरफ ऐसे रख सकते हैं, इसी साइड, और अपना हाथ ऐसे। ये थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, अगर वो डिफिकल्टी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे ही हम दूसरे पांव के साथ भी करेंगे। दूसरा पांव जो जिस तरफ है बस उसी तरफ ऐसे रखना है, और अपने हाथों को इसको इस तरफ रखना है। तो अब जो हम नेक्स्ट आसन करने वाले हैं वो है गोमुखासन। गोमुखासन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस पैर को, पहले इस पैर को ऊपर रखते हैं, इसको ऊपर, इस पैर, और जो पैर ऊपर है, अगर राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर रहेगा और लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, और इसको दोनों हाथ को इंटरलॉक कर देंगे ऐसे। स्लोली सांस लेना, सांस छोड़ना। इसको मैं आपको पीछे से दिखा रही हूँ कि हाथ कैसा होना चाहिए। अपने गोमुखासन में ये हमने राइट लेग को ऊपर किया हुआ है, तो इसलिए हम इस हाथ को ऊपर रखेंगे और इस हाथ को नीचे, ये ऐसे, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है आपसे तो जितना हो रहा है बस उतना ही कीजिए। जैसे अगर नहीं टच हो रहा है, नहीं पकड़ पा रहे तो इतना ही कीजिए।
जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, हाथ में चोट आ सकता है, ठीक है। और जब हम दूसरे लेग को ऊपर करेंगे, जैसे हमने अपने लेफ्ट लेग को ऊपर किया है, तो हम लेफ्ट हाथ को ऊपर करेंगे और ये राइट हाथ को नीचे, ऐसे। जितना हो सके आप इसको अच्छे से इंटरलॉक करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है, बस यहीं तक रखिए, ठीक है। अब जो है सेम करने वाले हैं, ऐसे। इस हाथ को, ये पैर हमारा ऊपर है तो इसलिए ये हाथ हमारा ऊपर रहेगा। ब्रीदिंग कीजिए, ब्रीद आउट स्लोली। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ठीक है। आप ब्रीदिंग नाक से भी कर सकते हैं, नाक से भी ब्रीद आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरे पैर से, तो ये हो गया हमारा दूसरा हाथ। ये हो गया गोमुखासन। आपको साइड से भी दिखा रही हूं कि कैसा होगा। राइट लेग ऊपर, लेफ्ट लेग नीचे, राइट हाथ ऊपर और लेफ्ट हाथ नीचे, ऐसे। और आपका जो पोस्चर है वो सीधा होना चाहिए, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट। अगर गोमुखासन करके अगर आपका हाथ ऐसे करके दुख गया है तो थोड़ी देर इसको रोटेट कर लीजिए अपने शोल्डर को, दोनों साइड से। इस वजह से आपके शोल्डर में पेन नहीं होगा, ठीक हो जाएगा वो। तो ये थोड़ा सा रोटेट कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपके शोल्डर में पेन हो रहा है तो। नेक्स्ट जो आसन हम करने वाले हैं वो है बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज में क्या होता है कि आपका जो दोनों पैर है, ये दोनों एक दूसरे से टच करके और ऐसे, इससे दोनों को, इन दोनों जांघों को जितना हो सके ऐसे नीचे रखिए, ठीक है। और आपका जो ये पोस्चर है, ये बैक है, वो स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एकदम इसके पीछे हम अपने आप को झुका लिया, ऐसा नहीं। ये स्ट्रेट, और अब इसको जैसे तितली जैसे उड़ती है वैसे करना है, स्लोली स्लोली। आप नीचे टच करने की भी कोशिश कर सकते हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एंड इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, फास्ट। और ये जो आपका बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे। ये आपका हो गया तितली आसन, जिसे बटर, इसे कहते हैं तितली आसन। इसे भी आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है डायबिटिक लोगों के लिए। अगर आप चाहें तो बाद में इस पैर को ऐसे कोशिश कीजिए, नीचे तक झुकिए। ये आपकी जांघों के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, लेग्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब जो नेक्स्ट आसन हम करने वाले हैं वो है मरकट आसन। मरकट आसन हमने पहले भी किया हुआ है। मरकट आसन में आप सबसे पहले ऐसे लेट जाएंगे, राइट लेग को अपने लेफ्ट हाथ से पकड़ के इसको ऐसे जमीन में टच करना है, इसके घुटने को। और ये हाथ जो रहेगा ऐसे सीधे, और हमारी नजर जो रहेगी उंगलियों पे। सांस स्लोली लेना है, स्लोली छोड़ना है, फिर वापस से छोड़ते हुए सांस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। फिर इस पैर को हम इस हाथ से यहां पर जमीन पे टच करेंगे, और ये जो हमारा हाथ होगा लेफ्ट साइड में होगा, गर्दन हमारी इधर सीधी होगी उंगलियों की तरफ। वापस से इसको रिपीट करेंगे।
फिर से लेफ्ट पैर को राइट हाथ से। अगर आपका शुरू में टच नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना ही कीजिएगा। फिर से वापस सीधे, फिर से वापस सीधे। इसका एक और तरीका है कि आप दोनों पैरों को एक बार राइट साइड में और हाथ जो है दोनों सीधा होना चाहिए। फिर आप दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में, घुटने को जमीन से टच कराना है और जिस तरफ अगर आप पैर उस तरफ की है तो आपकी गर्दन इस तरफ होनी चाहिए। पैर अगर आपने इस तरफ किया हुआ है तो गर्दन आपकी इस तरफ होनी चाहिए। ये भी है मर्कटासन का एक और वेरिएशन। तो इन आसनों को भी आप 10-15 बार कीजिए एंड रेगुलरली कीजिए। तो ये सारे आसनों की प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए। प्राणायाम जो कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसकी भी प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए। तो इन सारे आसनों को, प्राणायाम को रेगुलरली करने से आपका जो शुगर है आपका वो कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, सारे हार्ट डिजीज जो है उसके रिस्क से आप बचे रहिएगा। तो इन सभी आसनों की प्रैक्टिस रेगुलरली कीजिए, रोज कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।